हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। आप सभी का स्वागत है कैपिटल स्टडी सर्कल में। तो आज हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है और जिसका नंबर आज 26 नंबर की टेस्ट सीरीज हम देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है सिविक्स के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, सिविक्स और यूपीएचएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। और ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर लिया गया है, ये उत्तराखंड में जो लेक्चरशिप का जो हायर एजुकेशन का है वो है, और उसका स्टैंडर्ड एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है, जिसको आप कह सकते हैं कि उससे कुछ क्वेश्चन तो हायर एजुकेशन के लेवल के, कुछ टीजीटी पीजीटी लेवल के हैं। तो टीजीटी पीजीटी के जो कठिन क्वेश्चन हैं वो वहाँ पे आसान हो गए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपने टेस्ट सीरीज़ को शुरू करें, हम बताना चाहेंगे कि द कैपिटल स्टडी सर्कल के लखनऊ ब्रांच ओपन हो चुकी है। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो अलीगंज ब्रांच में हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा राजाजीपुरम में भी हमारी एक ब्रांच है। दूसरा, जो आइडिया ऑनलाइन भी जुड़ना चाहें तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के अलावा वहाँ पर लाइव क्लासेस भी चलती हैं, और जो भी डाउट हो आप क्वेश्चन के अंत में, जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंत में हम आपको अपने नंबर्स बता देंगे, या हम लगातार फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर तो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जिस पे आप हमारी अपनी कोई क्वेरी, किसी भी तरह की क्वेरीज हो या जानकारी चाहते हो वो पूछ सकते हैं। उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ये हमें मेल आईडी फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और कहते हैं टेलीग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारा लिंक दिया हुआ है, लास्ट में हम उसको दे देंगे, और हमारा जो डिटेल्स है उसमें भी आपको डाल देंगे, जहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसको आप, इससे पहले कि हम जाए पहला क्वेश्चन डील करें, हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले हमने जो टेस्ट सीरीज नंबर जो हमारी 25 थी उसमें हमने क्या क्वेश्चन, क्विक रिवीजन, हम 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन को रिमाइंड करेंगे, जिससे आपको याद रहे कि जो चीज़ें हमने पिछली टेस्ट सीरीज में किए थी वो लगातार याद रहे। हम पिछले क्वेश्चन को इसीलिए रिपीट करते रहते हैं। तो पहला जो 25 के क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन बहुत था कि प्रेशर ग्रुप, जो दबाव समूह हो, उसको एनोनिमस एम्पायर, अनाम जो है साम्राज्य, किसने बोला था? तो ये बोला था फाइनल ने। हमने, ये हमारा क्वेश्चन था 25 टेस्ट सीरीज में। इसके अलावा जो है जो स्टेट को नेसेसरी एबल, मतलब कौन सी आइडियोलॉजी बोलती है? तो एक तरफ तो इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी बोलती है, इंडिविजुअलिस्टिक जो व्यक्तिवादी सिद्धांत है वो बोलता है। अगर व्यक्तिवादी सिद्धांत नहीं दिया हो तो उदारवादी सिद्धांत आप लगाएंगे, क्योंकि उदारवादी जो सिद्धांत है वो व्यक्तिवाद को मानता है और उसमें भरोसा करता है। और इसको देने वाले अगर आप देखेंगे तो थॉमस पाइन जैसे थिंकर हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन था जिसको याद रखेंगे आप। इसके अलावा सॉवरेनिटी के बारे में, संप्रभुता के बारे में पूछा गया था कि किसने कहा है कि संप्रभुता जो है, सॉवरेनिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट in virtue of which it cannot be legally bound except its own will, limited by any other power than itself। कि संप्रभुता ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति स्वयं मानेगा तभी हो सकता है, अपनी इच्छा से, अदरवाइज आप उसको लीगली फोर्सफुली उसको मनवा नहीं सकते कि कोई चीज़ हम उस संप्रभु को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं। उसका एग्जाम्पल हमने दिया था कि हम ब्रिटिश संप्रभुता को नहीं मानते थे, ऑल्दो लीगली हम ब्रिटिश, आज़ादी से पहले हम ब्रिटिश संप्रभुता में जी रहे, लेकिन हम उसको नहीं मान रहे हैं। यह भारत के अंदर कोई अगर व्यक्ति कहे कि हम नहीं मानते तो आप उसको लीगली, उसको कितने लोगों को जेल में, अगर आप 2 4 10 हैं तो जेल में डाल सकते हैं, लेकिन अगर कई लाख करोड़ लोग हो जाएंगे तो फिर आप नहीं डाल सकते, चाहे किसी भी देश में, पाकिस्तान हो, भारत में हो या अमेरिका में हो। तो वो बोले कि इट्सेल्फ। तो ये किसने कहा था? गार्डनर ने। इसके अलावा हमारे हमने टेस्ट, जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, परमाणु जो टेस्ट होते हैं, उसके बारे में हमने देखा था कि पीटीबीटी किस ईयर में साइन किया गया था। तो उस 5 अगस्त 1963 को साइन किया गया था। शुरुआत में 3 जो रसिया था, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने किया, लेकिन 10 अक्टूबर तक 5 दिन के अंदर उसमें 123 कंट्री जुड़ गए थे, ये हमने पढ़ा था। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, जिसको हम कहते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि, जिसमें कि अब जितना हो गया है हो गया, अब आगे ना बढ़े, तो वो क्या था? वो उसका भी कब साइन की गई ट्रीटी? 1968 में।
63 में ये हुई, 68 में ये हुआ। इसके अलावा जो है CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी की अलग अलग तरीके से ना हो कि कहीं पे भी, जैसे इसमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में हुआ था कि हम देश को हम अपनी लैंड पे टेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है कि इसमें ट्रीटी तो साइन हो गई कि कोई भी देश अपने भूभाग पे नहीं करेगा, लेकिन इसका हल क्या निकला कि समुद्र में जाके कर लेंगे। तो एक आइडिया फिर से हुआ कि 1996 तक कि इस तरह से तो कहीं भी कर लेगा, अंतरिक्ष में जाके कर लेगा, कहीं भी कर सकता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी कहीं पे भी नहीं करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है 1996 में। इसके अलावा हमने देखा था कि पोखरण जो टेस्ट कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के पोखरण में हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ था, जिसको हमने स्पाइलिंग बुद्धा बोला था। इसके बाद 1998 में जो है फिर से हुआ सेकंड पोखरण टेस्ट। पोखरण जगह सेम थी लेकिन सेकंड टेस्ट था। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेविड ईस्टन के बारे में हमने देखा था कि डेविड ईस्टन ने किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियरिज्म जो है व्यवहारवाद को 8 भागों में बांटा था। वो क्या था? रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज, सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन। इस तरह की चीज़ों को उन्होंने बांटा था। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो ये भी हुआ था कि कौन सा सिस्टम जो है वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, उसमें था क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे कि कौन कौन सा सिस्टम इसका मतलब देता है, तो 2 राउंड सिस्टम की बात हुई थी। TRS जिसको बोलते हैं कि पहले सारे लोगों में वो होगा इलेक्शन, उसके बाद जो टॉप 2 होंगे उनके बीच फिर से इलेक्शन होगा। कहीं ऐसा नहीं है कि गलती से एक जो जिसको थोड़ा कम मिला है उसको चाहने वाले ज़्यादा लोग हों, क्योंकि वो बट गया इसलिए उसको नहीं मिला था। तो इसके लिए ऑब्वियसली ये माइनॉरिटी के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके बाद पार्टी लिस्ट सिस्टम की बात हुई थी, जिसमें पार्टी अपनी लिस्ट भेजती है और उसके जितने % वोट मिलते हैं उतने % कैंडिडेट ऊपर जाते हैं हाउस में। तो इस तरह की चीज़ें थी, ये माइनॉरिटीज़ के लिए थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके बारे में कि कब अलग अलग चीज़ें कब हुई थी। तो ऑब्वियसली जो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में, हम सभी जानते हैं। इसके अलावा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड हो गई थी उस नेहरू कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही हो गई थी 1929 में। सिविल डिसोबीडियंस जो था कि वो मूवमेंट कब हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हिंदी में हम कहेंगे, वो 1930 में हुआ था। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हम सभी जानते हैं 1942 में हुआ था, 8 अगस्त। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा है कि 100 साल हो गए, 100 साल तो नहीं हुए भी, मतलब 80 साल हो गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के, और 8 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया था भारत छोड़ो आंदोलन का भी। इसके बाद अगर हम देखें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हमने बताई थी कि और सबसे पहले किसने दिया था, उसमें उनका नाम था एम एन रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे। बाद में वो उनका मोह भंग होता है वहाँ से, और वो रेडिकल ह्यूमनिस्ट आइडिया, जो क्रांतिकारी मानवतावाद का आइडिया लेके आते हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि कौन से ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत भारत की संसद को, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू लेजिस्लेट मैटर फॉर स्टेट लिस्ट, की स्टेट लिस्ट में जो है उसमें उसके मैटर को कौन लेजिस्लेट कर सकता है, उस पर कानून कौन बना सकता है, किस मतलब सेंटर बना सकता है किस आर्टिकल के अंदर। तो उसका आया था 249, तो 249 आया था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं कि कुछ हमने आर्टिकल देखे थे कि अलग अलग स्टेट जो है उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, जैसे हमें 370 में जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था। और इसके अलावा 371 में 371G मिजोरम को, 371C में मणिपुर को, 371D में आंध्र प्रदेश को, 371 कहते हैं H में अरुणाचल प्रदेश को, और 371I में गोवा को, और J में कर्नाटका को स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अपने आज के जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं उस पे आते हैं कि
कौन कौन सी चीज़ें अभी इसमें लिखा, विच ऑन फॉलोइंग इज नॉट डिवाइस फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर। सिंपल सा आइडिया है कि बैलेंस ऑफ पावर आप सभी जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर किसको कहते हैं, कि शक्ति संतुलन। और ये किसका, अब ये भी पूछ सकता है किस सिद्धांत का सब पार्ट है, ये रियलिज्म का, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, यथार्थवाद। और हैंस मॉर्गनथाउ जैसे लोग इसको सपोर्ट करते हैं, इसका प्रोपोगेशन करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है कि शक्ति का संतुलन, इसमें क्या चीज़ नहीं आती है कि अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बफर स्टेट इंटरवेंशन, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, विभाजन तथा शासन की नीति, मध्यवर्ती राज्य, हस्तक्षेप, उदारीकरण की नीति। तो हस्तक्षेप। तो ये रियलिज्म, यथार्थवाद क्या कहता है, ये सारी चीज़ हस्तक्षेप भी करता है कई बार दूसरे देशों में, जबकि नहीं होना चाहिए। मध्यवर्ती राज्य, बफर स्टेट का मतलब होता है कि मान लीजिए चीन है और इंडिया है, उसके बीच में नेपाल है, तो उसको हम बफर स्टेट कहते हैं। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि फूट डालो और राज करो, ये भी यथार्थवाद में होता है कि भाई कि अगर हम दूसरे देश बटे रहेंगे, अगर पाकिस्तान में कुछ होता रहेगा या भारत में कुछ होता रहेगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा है, पाकिस्तान में कुछ होता रहेगा इंटरनल, भारत को फ़ायदा है। पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति सीधे सीधे बैलेंस ऑफ पावर से नहीं जुड़ी है, तो ये इसका सही आंसर होगा। उदारीकरण की नीति का बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन से सीधा संबंध नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं 62 नंबर पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे अलग अलग तरीके से अलग अलग बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से, अगर जिन्होंने रॉल्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है वो तो बता दे जाएंगे, लेकिन जिसमें भी अगर थोड़ा सा इधर उधर से पढ़ा, कहीं उनकी सीधे उनकी बुक से ना पढ़ के कहीं और से पढ़ा, या बहुत छोटे आर्टिकल में 10 पेज 5 पेज में पढ़ा है, तो कन्फ्यूज़न कई बार होता है। तो हम जानते हैं कि रॉल्स की जो थ्योरी है, इनकी बुक का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखी गई बुक है और इन्होंने, और ये मानी जाती है कि ये बुक आखिरी जेन्युइन वर्क है किसी भी पॉलिटिकल थिंकर का। इसके बाद जो पॉलिटिकल थिंकर्स उस तरह के नहीं आए कि जिनको हम प्लेटो, अरिस्टोटल या हॉब्स, लॉक की तरह या बेंथम की तरह या मिल की तरह पढ़े। तो ये जेन्युइन काम है, एक बहुत अलग काम है जिसमें ये उदारवाद में जो प्रॉब्लम है उसको इंगित करते हैं कि क्यों उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब इन्होंने जो जस्टिस, जो न्याय की जो परिभाषा दी है, 2 सिद्धांत दिए, 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, इक्वल लिबर्टी, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, ये है इनका पहला प्रिंसिपल है। और दूसरा क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस एंड फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो दूसरा प्रिंसिपल जो है डिफरेंस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी एक में मिला के है, इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। दूसरा प्रिंसिपल, 2 ही प्रिंसिपल है, एक ये है और ये दोनों मिला के एक है, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं। तो 2 पार्ट क्या है, वो कहते हैं कि अगर हम देखें इक्वल लिबर्टी की बात जब हो रही है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस स्टेट दैट ईच पर्सन इज टू हैव एन इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी कंपेटेबल विद सिमिलर लिबर्टी फॉर अदर्स, कि हर व्यक्ति को अगर समाज में है तो एक बेसिक स्वतंत्रता सबको बराबर मिलनी चाहिए। अब उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है, इसमें ये बहुत बड़ी बात कहते हैं जो आज के समय ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कि किसी समय में डिसीज़न लेने में कोई दिक्कत हो रही है कि क्या डिसीजन लिया जाए, कुछ लोगों के फ़ायदे में होगा, कुछ लोगों के नुकसान में होगा, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले डिफरेंस प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए, टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेज। जो सबसे जो गरीब है या सबसे कमज़ोर जो है उसके हित में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो करना चाहिए। जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है कि किसी के हित में, अमीर आदमी के हित में कुछ हो रहा है, गरीब आदमी के हित में, कुछ लोगों को इसको नुकसान होगा, कुछ से इसको नुकसान होगा, तो सबसे जो गरीब आदमी के हित में जो पॉलिसी है वो लेना चाहिए, तभी वो न्याय माना जाएगा। इसके अलावा कह रहे हैं कि अटैच टू ऑफिस
एंड पोजीशन ओपन टू ऑल अंडर कंडीशन ऑफ फेयर इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, कि सभी को जो किसी भी ऑफिस को पाने के लिए, मान लीजिए अगर आप स्कूलिंग अलग अलग करेंगे, जैसे उन्होंने बोला भी है कि अगर अलग अलग स्कूलिंग करेंगे, किसी को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, किसी को खराब स्कूल में, उसके बाद आप एग्ज़ाम एक जैसा लेंगे तो वो इनजस्टिस हो गया। जब तक आप स्कूल एक जैसे नहीं बनाएंगे, या स्वास्थ्य सुविधा एक किसी को बहुत खराब मिलेगी, किसी को बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी करने वाला क्या स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा। तो इसलिए तो बोले कि ये चीज़ें बराबर नहीं करेंगे तो वो इनजस्टिस है, वो किसी भी तरह से वो न्याय नहीं है कि तो ये जो बेसिक आइडिया है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम जो रोल्स को जानते हैं, पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि किस तरह से रोल्स ने पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया था जस्टिस को लेके, न्याय की अवधारणा को लेके। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 63 नंबर जो है उसमें क्या है, एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कौन सा इसमें से इंक्लूड नहीं होता है पॉलिटिकल कल्चर में। जो वो राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं उसमें उसका वर्गीकरण उन्होंने किया है, तो इसमें कौन सा कल्चर वो इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑब्वियसली उनका अगर हम देखें तो 3 तरह के भाग में बांट देते हैं अपनी उनकी जो बुक है द सिविक कल्चर, ये इम्पोर्टेंट है। सिविक कल्चर किसकी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अल्मंड और वर्बा, सिडनी वर्बा, अल्मंड, गैब्रियल अल्मंड। तो ये जो बुक आई 1963 में, क्योंकि कल्चर से रिलेटेड है, यहाँ पे माओ दे देगा, बहुत से लोग सोचेंगे माओ कल्चर से रिलेटेड बुक लिखी, लेकिन नहीं, अल्मंड और वर्बा ने लिखी थी। अल्मंड जो है उन्होंने अलग अलग यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, मैक्सिको जैसे कंट्री में लोगों को पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पूछा और समझने की कोशिश की। तो उससे उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरी में। पहला क्या किया, अब ये तो क्वेश्चन है, ये भी इसका आंसर भी मिल जाएगा, और इसके अलावा इससे जो क्वेश्चन और बन सकते हैं इधर उधर घुमा के, वो भी आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से। पहला क्या है, पार्टिसिपेशन। जो पहली चीज़ है वो क्या है, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कहाँ होगा, जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, तो एक तो डेमोक्रेसी हो गया। दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जनता जहाँ पे होगी, जहाँ पे कि पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हम जो भी नियम कानून बन रहे हैं उसमें लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है, उसको उन्होंने ऊपर की पॉलिटिकल कल्चर में रखा कि हर एक चीज़ पे अपना ओपिनियन, कि कोई भी पॉलिसी बन रही है, ऐसा नहीं जनता को क्या मतलब है, पॉलिसी बन रही है हमको नहीं मान लो। तो यूरोपियन जो कंट्री, वहाँ पे वो बोलना है कि पार्टिसिपेशन होता है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे भी लोग उस पर अपना ओपिनियन। सब्जेक्ट कल्चर जो है उन्होंने देखा है कि एशियन कंट्री या दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे कि जो भी गवर्नमेंट है वो चलाती रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ने जो कर दी, हमने गवर्नमेंट चुन दी, अब वो अपनी पॉलिसी बना दी, हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि उसको समझ पाएँ। तीसरा जो है पैरोकियल उन्होंने बांटा। पैरोकियल का मतलब संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब यहाँ पे है कि मतलब ही नहीं है, जो राज्य चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो जैसे इंडिया में भी बहुत से जगह ऐसी है जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो कोई भी समझदारी नहीं। जैसे अगर आप बहुत से इंटीरियर इलाकों में, गाँव में चले जाएं, ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पूछे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, किसकी गवर्नमेंट है, उनको नहीं मतलब है। तो ऐसे भी पूरा देश भी ऐसा होता है, बहुत सी जगह पे कौन है क्या है। तो पैरोकियल कल्चर, उस वहाँ को बोला कि बहुत संकीर्ण पॉलिटिकल कल्चर, वहाँ कोई पॉलिटिकल कल्चर है ही नहीं, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये जो है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि 3 जगह का उन्होंने कौन कौन से नाम दिए। कंटिनेंट यूरोप की बात की, नॉन वेस्टर्न जो है उसकी बात की, कि इसके अलावा टोटलिटेरियन पॉलिटिकल स्टेट्स की बात की, कि जहाँ पे किसी एक के पास सत्ता है कि बाकी लोगों को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में उन्होंने बहुत क्लियरली, साम्यवादी जो है उसके बारे में नहीं बताया कि कहाँ पे वो ऐसा क्या होता है, और उसका विजिट भी नहीं कर सकते थे, इसलिए भी होगा। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम 64 नंबर क्वेश्चन देखें कि उसमें क्या है, कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है और हार्ड क्वेश्चन भी है। कि अगर आपको बुक्स के नाम याद हैं तब तो सही है, अगर बुक्स के नाम नहीं मालूम है
तो फिर क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। तो लेनिन की बहुत फेमस बुक्स हैं ये, इसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन लेनिन ने लिखी है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन ने लिखी, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म भी लेनिन ने लिखी है। तो ये तीनों बुक्स तो लिखी है, जिसको हम हिंदी में देख लें, व्हाट इज़ टू बी डन उसी तरह से लिखा है। फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म नहीं लिखी है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन लिखा है, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जिसको हम कहते हैं कि ये मानते थे कि कैपिटलिज्म का जो हाईएस्ट स्टेज है वो इम्पेरियलिज्म है। और तो बहुत आसानी से आंसर निकाला है, फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म उनकी बुक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बजट से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि कौन सा जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बजट फॉर्मेट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच, कि मैनेजमेंट अप्रोच का एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित बजट प्रारूप में कौन सा बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण है, कि प्रबंधन की दृष्टि से कौन सा नहीं है उसका उदाहरण। तो जीरो बेस बजट ऑब्वियसली प्रबंधन से होता है। जीरो बेस का मतलब होता है कि पिछले बजट से मतलब नहीं है, इस बार नए बजट को हम नए तरीके से बना सकते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग जो होती है कि मान लीजिए किसी समय में अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग बजट दिए गए, तो जिसने बहुत अच्छा किया, खर्च कर दिया और उसका रिजल्ट अच्छा है तो उसको बजट बढ़ा दिया जाए, जिसने नहीं खर्च कर पाया, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो वो कम कर दिया जाए। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम की प्लान करके प्रोग्राम्स के ऊपर बजट बनाना, ये तो सही है। तो ये तीनों चीज़ मैनेजमेंट में है। लाइन आइटम बजट किससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल से, व्यक्तिवादी चीज़ों से। लाइन आइटम बजट प्रणाली जो है व्यक्ति से रिलेटेड है, कि अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसके थ्रू बताता है। तो शून्य आधारित बजट हमने बताया कि उसका पिछले बजट से कोई मतलब नहीं होगा, नया फ्रेश बजट बनेगा। योजना कार्यक्रम की योजना के आधार पर कार्य निष्पादक कि किसने कितना खर्च किया और कितना अच्छा रिजल्ट दिया, उसके हिसाब से बजट घटाया और बढ़ाया जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बजट के बारे में, और ये ध्यान में रखिए। और अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं 66 नंबर पे। बहुत ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम रीथिंक करेंगे। विच थिंकर हैज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग थॉट, वॉर इज बेनिफिशियल एट इज स्टैंडर्ड्स पैट्रियोटिज्म स्पिरिट ऑफ एडेरेंस टुवर्ड्स द स्टेट। इसके ऑब्वियसली हमने देखा है कि लेनिन और हेगल नहीं होते हैं। कौटिल्य और माओ में कन्फ्यूज़न है कि यह विचार किस विचारक का है, कि युद्ध हितकर है, क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्यभक्ति की भावना पुष्ट होती है। क्योंकि सिमिलर जो है, कौटिल्य भी इस तरह की बातें करते हैं और माओ भी, ये लैंग्वेज अलग हो जाती है लेकिन दोनों ही इस तरह की बातें करते हैं। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, 66 से आगे बढ़ के हम देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। ओके, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर। अब यहाँ किताबों के नाम हैं और विचारक है, पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम है, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं इसमें, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं। तो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो है किसने लिखी है, अगर हम देखें तो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस का आइडिया जो है ये एक्चुअली रॉबर्ट डहल ने लिखा है। तो इसको सही से लिख देते हैं, रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने जो है वो ये हो गया, तो ये इनकी बुक है, तो पहला ही गलत हो गया, इनकरेक्ट यही है। लेकिन डेविड एप्टर, इसके अलावा आपको याद रखना है, डेविड एप्टर की बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, F.W. रिक्स की द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एलन आरबाल का मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो ये याद रखना है, एलन आरबाल का है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। F.W. रिक्स जो कि रिक्स थ्योरी भी है, अगर आप प्रिज्मेटिक थ्योरी पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो वहाँ पे इनकी एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इनकी बुक है। डेविड एप्टर की तो पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन से डेविड एप्टर, ये पहला ही गलत है। तो आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि क्या लिखा है। 68 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड भी है। जिसको नहीं नॉलेज है उसको लगेगा कि अच्छा कोई भी हो सकता है, लेकिन
क्योंकि अलग अलग तरीके से ये जुड़ा हो, आप देख सकते हो कोई लॉजिक लग जाएगा तो हो सकता है आप निकाल लें, लेकिन बेसिक इसका जो आंसर होगा वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है इसके फादर माने जाते हैं, जिसके जो इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, फ्रीडम और प्रॉपर्टी का आइडिया, जो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो आइडिया है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, ये बेसिक प्रिंसिपल है जॉन लॉक का, उसी पे आधारित है यूएसए। और वुडरो विल्सन वहाँ के राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनका ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। मॉन्टेस्क्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, हम जानते हैं, जो जिस पे बेस्ड है यूएसए का आइडिया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के लिए नहीं। रूसो का जनरल विल, बहुत हद तक जो वहाँ की डेमोक्रेसी है जनरल विल पे चलने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम जो है उस बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जॉन लॉक का आइडिया है कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये बेसिक कीवर्ड है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर हमने जो क्वेश्चन है इसमें है, राइट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें कुछ चीज़ें अलग है कि अगर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन लाते तो सही था, राइट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन कहने पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन यहाँ पे है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अप्रतिमान्वित हित समूह, असामुदायिक हित समूह, सामुदायिक हित समूह और संस्थात्मक हित समूह। तो एसोसिएशनल, किसी चीज़ से एसोसिएशन होता है तभी तो प्रोटेस्ट करेगा। ऐसे ही स्वस्फूर्त जो लोग होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप के, अपना जबरदस्ती का इंटरेस्ट आ गया, कुछ भी कभी भी आ गया, वो प्रोटेस्ट नहीं करते, वो सिर्फ राइट्स करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप जो है, क्योंकि अगर वो इंस्टीट्यूशन का पार्ट है तो वो भी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करता, क्योंकि वो तो खुद ही, अगर मान लीजिए पार्लियामेंट किसके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेगी या ब्यूरोक्रेट किसके सामने करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, समुदायात्मक हित समूह, जो है कि अपने अपने समुदाय के हित के लिए कई बार उपद्रव या प्रदर्शन का उदाहरण लिया जाता है। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। हमने आधा कवर कर लिया है, आधा और 10 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कौन सा आइडिया जो है वो सही से नहीं मैच है, तो खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड की हत्या की साजिश में उनको गिरफ्तार किया गया था। ऑल दो खुदीराम बोस के बारे में हम लोग जो कहानियाँ पढ़ते हैं या बेसिकली इतिहास में भी पढ़ते हैं तो जानते हैं खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन जो उनकी बग्घी थी उस पर की जगह पे किसी और बग्घी बम फेंक दिया था आगे जो चल रही थी, और उसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, तो वो तो सही है। तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका में थे और गदर पार्टी से रिलेटेड थे और इन्होंने ये बनाया था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। लाला हरदयाल, युगांतर सर्कुलर, ये भी सही है क्योंकि लाला हरदयाल तो संस्थापक माने जाते हैं गदर पार्टी के, ये भी यूएस के अंदर बनाते हैं। बरेंद्र कुमार घोष जो है ये सही नहीं है। बरेंद्र कुमार घोष जो है वो ढाका कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड नहीं है। इनका जो संबंध रहा है ये युगांतर बंगाली पत्रिका से रिलेटेड रहे हैं, ये श्री अरविंदो के भाई रहे हैं, तो इससे तो संबंध है, लेकिन ढाका षड्यंत्र से इनका डायरेक्टली एसोसिएशन नहीं रहा, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, बरेंद्र कुमार घोष सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो लिखा है इसको हटा दे पहले, कि विच वन हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमने इससे पहले के टेस्ट सीरीज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस
समय बनती है, उसका इलेक्शन कब होता है, जुलाई 1946 पढ़ा था। और पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी 13 दिसंबर 1946। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा पहली मीटिंग में कौन बना था, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से इनके बने थे चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें तो हमको मालूम, हमने इसी टेस्ट सीरीज़ के दूसरे जो पार्ट है उसमें ये डिस्कस किया है। अब इसमें से है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, के एम मुंशी थे, जे.बी. कृपलानी भी थे, अलग अलग चीज़ों के ये अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर के एम मुंशी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, ये मेंबर थे। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो के एम मुंशी जो हैं वो किसके ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रारूप समिति थी उसमें वो थे। इसके अलावा अगर देखें कि जे.बी. कृपलानी, तो जे.बी. कृपलानी जो फंडामेंटल राइट्स के लिए सब कमेटी बनी थी उसमें थे, तो ये भी थे। सरदार पटेल सभी को मालूम है कि प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, प्रोविंसेस को मिलाने का काम इनको दिया गया था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ये चेयरमैन भी थे। अब बचे कौन, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण गांधीवादी थे और वो किसी भी उस तरह की चीज़ों में नहीं रहना चाहते थे, गांधीवादी। और बाद में अगर आप देखें तो आज़ाद भारत के अंदर संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था, टोटल रेवोल्यूशन, जो बिहार से चला था और पूरे देश में फैला था, और जिसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी थी 1975 में इंदिरा गांधी को, इनके वजह से। और इन्हीं के सिखाए हुए तमाम सारे नेता, अगर आप जानते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो तमाम सारे नेता इनके जो सिखाए हुए, चाहे वो लालू यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो या रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार, अभी तक राजनीति में अच्छा कर रहे थे। तो ये सही आंसर हो गया जयप्रकाश नारायण। यहाँ से हम इसको आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज्ड बाय, ये इम्पॉर्टेंट है। ये अलग अलग एग्जाम में अगर आप तैयारी अगर किसी और भी चीज़ की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के अलावा, या यूपीएचएससी की कर रहे हैं, या इस तरह के कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये तो बेसिक चीज़ है कि किस के तहत आर्टिकल जो 19 है वो किस बिना पे, कौन सा बेस होगा जिसके बेस पे आर्टिकल 19 जो अनुच्छेद 19 है उसमें मौलिक स्वतंत्रता स्थगित की जा सकती है। राज्य में आंतरिक उथल पुथल होना, वित्तीय संकट होना, राज्य से संवैधानिक तंत्र की विफलता, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण। तो बेसिक आइडिया क्या है कि कब हटाई जा सकती है, इसका इंटरनल डिस्टर्बेंस में, फाइनेंशियल क्राइसिस में, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के समय फंडामेंटल राइट की जो फ्रीडम है वो ख़त्म किया जा सकता है इमरजेंसी में। तो आगे बढ़ते हैं, 72 से आगे बढ़ के हम 73 पे जाते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही क्वेश्चन बड़ा होता है तो लोग डर जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आंसर इसी में छुपा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कौन सा सही है, करेक्ट है, सही बताइए। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से अपने मंत्रियों का चयन करता है। अपने को स्वयं विवेक द्वारा ऐसे लोगों का चयन करके पूर्ण स्वतंत्रता होती जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति से यथाविधि सम्मत उपरांत वह अपने मंत्रियों को चुन सकता है। अपने कैबिनेट के सहयोगी के चयन हेतु उसकी शक्तियां सीमित है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति में स्वविवेक शक्तियां नहीं था। तो चूज हिज मिनिस्टर फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हैज़ फॉल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर टू सर्व एज ए मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट,
कैन चूज हिज मिनिस्टर आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज रिगार्ड, हैज़ ओनली लिमिटेड पावर इन चॉइस ऑफ हिज कैबिनेट। तो लिमिटेड पावर नहीं है कि राष्ट्रपति से उसको परमिशन नहीं लेनी पड़ती या ना ही उससे सहमति लेनी पड़ती, तो दोनों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कि एक तो है कि दोनों हाउस के मेंबर में से ही चुनना होता है, तो यूजुअली चुनना तो होता है, लेकिन सेकंड इसका सही होगा क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि दोनों हाउस के मेंबर ना होते हुए भी किसी को भी चुन सकता है और मंत्री बना सकता है बाद में। हाँ, सिर्फ शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसको व्यक्ति को किसी हाउस का सदस्य बनना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री अगर किसी को मिनिस्टर बनाता है तो ऑब्वियसली या तो किसी लोकसभा में किसी सीट से लड़ा के उसको जिता देगा या राज्यसभा में उसको कहीं से भेज देगा 6 महीने के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि सेकंड नंबर जो है बी ये सही है। ऑल्दो ये होता है दोनों सदन में से किसी एक में होना ही चाहिए, लेकिन चुनते समय कोई जरूरी नहीं है। आप एस जयशंकर का उदाहरण देख सकते हैं, वो किसी भी जब विदेश मंत्री बनाए गए तो किसी भी सदन के पार्ट नहीं थे, लेकिन उनको विदेश मंत्री बनाया गया और बाद में उनको राज्यसभा से भेज दिया गया। तमाम सारे राज्यसभा से लोग भेजे जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है कि रूल ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि किसके लिए जरूरी है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिसअप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए होती, लेकिन ये टोटल नंबर की हाउस में जितने भी मेंबर उसका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि इम्पीचमेंट में जो चाहिए तो हाउस में जो प्रेजेंट है उसका 2/3। इसके अलावा जैसे ही हम अगर देखें कि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन है तो 2/3 चाहिए, लेकिन हाउस का जो प्रेजेंट है उसका 2/3। तो ये जो अमेंडमेंट करना है इसमें है कि टोटल स्ट्रेंथ, मान लीजिए 500 की स्ट्रेंथ है तो 500 भले उस समय 300 ही हों, लेकिन वो 300 के 300 पूरा अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगे तभी वो 2/3 होगा। तो टोटल स्ट्रेंथ का, हाउस में प्रेजेंट का स्ट्रेंथ का नहीं पूछ रहा है, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन के समय ये जरूरी होता है। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि किस समय आता है कि आर्टिकल जो 61 है जिसमें अमेंडमेंट किया जाता है उसके तहत आता है। इसके अलावा जो अगर स्पेशल मेजॉरिटी जो है 2/3 को देखें तो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे 4 तरह की स्पेशल मेजॉरिटी हैं। तो 4 तरह की स्पेशल मेजॉरिटी क्या है कि पहला है कि अगर कोई राज्यसभा में स्टेट के लिए कोई कानून बन रहा है तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होगा, कि जैसे अगर आप देखेंगे कि किसी समय में प्रेजेंट सिर्फ 300 हैं तो उसका 2/3 लगेगा। इसके अलावा जो है अगर आप दूसरा आर्टिकल 368 के तहत देखेंगे तो जैसे आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फेडरलिज्म के तहत कर रहे हैं तो वहाँ पे 2/3 मेंबर तो होगा, प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन उसकी 50% ही जरूरत होती है। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये इतना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि अलग अलग जगह पे कि कौन सा स्टेट है ऐसा, तो आपको मालूम होना चाहिए। ये है मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश में जो है
सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब सीट्स रिजर्व है। अगर हम शेड्यूल कास्ट देखें तो सबसे अधिक जो है यूपी के अंदर हो जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले तो ये देखना चाहिए करेक्ट और नॉट करेक्ट बोलना है, कौन सा कथन सही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो चीफ इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन वो हटा नहीं सकता। गवर्नर की तरह नहीं जब मन चाहे हटा दे, इसके लिए इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा, इम्पीच करना पड़ेगा इसको। इसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट में भी रिवोक बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम, ये बिल्कुल सही है, कभी भी हटा सकता है कि जब चाहे वो हटा दे, और एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा पद दे दे दो राज्यों को संभालने के लिए। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। राज्यसभा के सदन में अगर पास भी हो जाए तो भी प्रधानमंत्री को सिर्फ लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है, राज्यसभा में नहीं। तो ये अपने आप में गलत हो गया। लोकसभा के स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता नहीं, लोकसभा अपना स्पीकर खुद चुनती है, उसका राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं होता, चाहकर भी राष्ट्रपति उनको नहीं हटा सकते। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 76 के अंदर आगे। 77 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि 11th शेड्यूल का पार्ट नहीं है। पावर अगर आप इसमें जाएंगे, 11th शेड्यूल जो पंचायती राज के लिए है, और 12th शेड्यूल जो है नागरिक जो नगर पालिका है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको हम कहते हैं, उनके लिए है। और 42nd अमेंडमेंट में ये दोनों चीज़ें जोड़ी गई थी। तो 11th शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन भी है, वाइटल स्टैटिक्स एंड इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो आप में से जो भी अगर थोड़ा बहुत भी एक्टिव हैं, जो अपने घर का काम करते हैं, उनको मालूम होगा कि अगर डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है तो नगर पालिका बनाती है, पंचायत से वो नहीं बन सकता। ये सारी चीज़ें तो उसमें करते हैं, लेकिन जो जैविक सांख्यिकी कि अगर कोई अपना फिंगरप्रिंट देना है या इस तरह की चीज़ देना है, या मृत्यु पंजीकरण, जन्म पंजीकरण, ये तो नगर पालिका करती है हर जगह की। तो ये बहुत आसानी से आप इसको अलग कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं 77 से 78 तक, और अब हम ख़त्म करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और 78 नंबर जो है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही ज्यूरिसडिक्शन जो निम्नलिखित कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है। केंद्र और राज्य के विवाद मध्य, सीधा सा लॉजिक लगा लेंगे आप, नहीं होता, क्योंकि अगर हाई कोर्ट करेगी जिस स्टेट की होगी अपने स्टेट के लिए फायदे में दे सकती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है ये दोनों ही करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण ये सुप्रीम कोर्ट करता है। दो राज्यों के मध्य विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है, अगर आपके मौलिक अधिकार को कोई हनन कर रहा है तो आप दो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो 78 हो गया। अब हम बस दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसमें से एक तो काफ़ी अच्छा है, दूसरा थोड़ा सा अलग है, वो जो हम बताएंगे कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं। जुडिशियल रिव्यू की बात आ गई। जो न्यायिक पुनर्वलोकन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर है। अब क्या क्या करता है इसमें? रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है।
रिव्यू इट्स फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री, कि जुडिशरी की जो न्यायिक पालिका है उसकी कार्यविधि की समीक्षा करता है। उसके तहत विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है, वह संविधान की नियतकालिक समीक्षा का कार्य करता है। तो इसमें बेसिक आइडिया क्या है कि अगर आप देखेंगे तो वो जो विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। अगर पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने कुछ गलत चीज़ बना दी है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा कि ये गलत कानून के, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के अतिरिक्त जाके आपने उससे अलग हटके आपने काम किया है और वो उसको रद्द कर सकता है उस कानून को। अब हम लास्ट क्वेश्चन है जिसमें उत्तराखंड के लिए, जैसा हमने बताया कि उत्तराखंड के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, बाकी और जगह तो नहीं पूछा जाएगा। अगर आप दिल्ली का टीजीटी पीजी दे रहे हैं, यूपी का या कहीं और का यूपीएचएससी दे रहे हैं, या हायर एजुकेशन उत्तराखंड को छोड़ के कहीं और का नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि जो बेलामती चौहान और हंसा देवधानिया जो है वो कहाँ पे इनको शहीद हुई थी। उत्तराखंड स्टेट की जो डिमांड कर रही थी, आपको मालूम भी होना चाहिए, मसूरी में है ये। तो इसके अलावा हम बात को ख़त्म करते हैं। हमारे जो फ़ोन नंबर है यहाँ पे लिखे हुए हैं, उस पर आपका भी व्हाट्सएप है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए या ऐसे कोई भी चीज़ चाहिए जानकारी तो इसमें आप ज़रूर हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो दूसरे डिटेल हैं अगर आप देखेंगे तो फ़ोन नंबर के अलावा अगर आप हमें वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो ये है www.capitalstudycircle.com, फेसबुक पे कैपिटल स्टडी सर्कल, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और ईमेल आईडी हमारा ये है तो thecapitalstudy20@gmail.com। आप इस पर हमको मेल कर सकते हैं, हम मेल के थ्रू आपको पीडीएफ या तमाम सारी दूसरी जानकारियाँ आसानी से पहुँचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बार फिर से हम बता दें कि हमारा लखनऊ सेंटर ओपन हो चुका है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर यूपीएचएससी के लिए या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए है हमारा इंस्टीट्यूट ओपन है। जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी। अदरवाइज़ हमारे पास जो फ्री कंटेंट है वो हम लगातार रोज़ डालते रहेंगे। बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको लाइव कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर हम लाइव भी जुड़ेंगे आपसे, ताकि हम आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं, आपकी तरफ से भी कुछ रिस्पांस आ सके। तो थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी कल एक नया वीडियो लेके आएंगे अगले टेस्ट सीरीज़ का 27th नंबर। और ये जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं इसी तरह टेस्ट सीरीज़ एटलीस्ट चलती रहेगी डेली। क्लासेस हम फ्री क्लासेस यूट्यूब पे नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस आप अगर जुड़ना चाहें तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा वेबसाइट पे भी हमारी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।